अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलिज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और हम इस प्रोग्राम में बहुत सारी डिजीज़ पर आपको डिटेल से अवेयरनेस दे चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करें वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं होठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गनात्रा, जो कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गनात्रा पिछले 35 सालों से शोबा प्लास्टिक सर्जरी से वाबस्ता हैं और सिविल हॉस्पिटल और डॉ यूनिवर्सिटी से पिछले 30 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का शुमार पाकिस्तान के पहले 10 प्लास्टिक सर्जन्स में किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने होठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरीज़ के बहुत सारे कैंप्स किए हैं पूरे पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला ने इनके हाथ में बहुत शिफा दी है। और जब ये किसी बच्चे का ऑपरेशन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाता है। तो अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है, क्योंकि नज़र बात क्या होती है, जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है और अल्लाह ना करे अगर पैदाइशी तौर पर उसका होठ या तालू कटा हो, तो सबसे पहले वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, सही होगा नहीं होगा, किस डॉक्टर के पास जाना है। इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है होठ कटे तालू कटे बच्चे और सर्जरीज़ के हवाले से, पहले हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसका होठ और तालू कटा होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माँ को कौन सी ऐसी ग़िज़ाई एहतियात करने की ज़रूरत है या फिर मेडिकेशन जो वो लेती नहीं है प्रॉपर, जो ये बच्चे में प्रॉब्लम आने के ख़तरात होते हैं? हाँ, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा दूसरी वजूहत की जानिब से पहले इसकी वजह को देख लें कि चांद कटा होठ कटा तालू होता क्यों है। ज़्यादातर ये कंसेप्ट है, ज़्यादातर आम आवाम में ये तासुर पाया जाता है कि चांद गिरन सूरज गिरन की वजह से कटा हुआ होठ कटा हुआ तालू होता है। दूसरा जो कंसेप्ट ये है कि या तो आसिफ का साया है या जादू का साया है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और तीसरा लोग कहते हैं कि आपके गुनाहों की सज़ा है, कि गुनाह आपने किए होंगे उसकी सज़ा आपको मिली। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो हम कटे होठ कटे तालू की वजूहात को तकसीम करते हैं वो दो में तकसीम करते हैं। एक हम कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसको माहौलियाती फैक्टर्स कहते हैं, और दूसरी जेनेटिक फैक्टर्स जिसको मरूसी फैक्टर्स कहते हैं। मरूसी फैक्टर्स में ख़ानदान में शादियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फॉलिक एसिड की कमी। फॉलिक एसिड एक चीज़ है मेडिसिन में जो आम ग़िज़ा में पाई जाती है। तमाम फ्रूट्स के अंदर फॉलिक एसिड होता है। तो फॉलिक एसिड की कमी अगर पहले 3 माह में, जब बच्चा बन रहा हो तो पहले 3 माह में अगर होती है तो कटा हुआ होठ कटा हुआ तालू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसकी वजह तो किसी को भी नहीं पता कि क्यों होते हैं, क्यों और क्यों नहीं होते, लेकिन इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ज़रूर हैं कि कटे हुए होठ कटे इन चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। तो जिसमें फॉलिक एसिड की कमी है, तब पहले 3 महीने में तापकारी शौक से अगर ख़ातून को पता नहीं है, एक प्रेग्नेंट लेडी को पता नहीं है, उसने एक्सरे वैक्सरे करा लिया तो तापकारी शुआएँ लग जाती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। माँ की उम्र ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हो सकता है। माँ ने अपनी तरफ से कोई दवाइयाँ खा ली हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और ज़्यादातर अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग इसकी वजह से भी हो सकती है। बहुत सारी वजूहात बहुत सारी वजूहात। और नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर अशरफ गनात्रा ने हमें बताया कि जब कोई औरत माँ बनने के अमल से गुजर रही होती है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। जो शुरू में आप बहुत सारी ख़वातीन होती है कि डॉक्टर के पास चली जाती हैं और वो काफ़ी सारे महीने गुजारने के बाद फिर एंड में डॉक्टर के पास जाती है। तो इस चीज़ से एहतियात कीजिए, डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप में रहिए, जो मेडिकेशन डॉक्टर आपको देती है उसको प्रॉपर खाएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात खुश रहें, क्योंकि आपके आने वाले बच्चे पे आपकी मूड का भी असर पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका होठ और तालू कटा है, अब आप किस तरीके से, पहले तो जब कोई माँ बाप लेके आते हैं, माँ बाप की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे की सर्जरी होगी, कैसे होगी, कितने वक्त में होगी, क्या तरीक़ेकार होता है? अच्छा, सबसे पहले यहाँ समझना ज़रूरी है कि सारे बच्चे एक ही तरीके से पैदा नहीं होते। इसमें 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म होती है जिसमें सिर्फ होंठ कटा हुआ होता है, एक किस्म होती है जिसमें सिर्फ तालू कटा हुआ होता है, और तीसरी किस्म होती है जिसमें होंठ, मसूड़ा और तालू तीनों कटे हुए होते हैं। अच्छा। तो जिसको हम क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं कि भाई तीनों चीज़ें कटी हुई हैं। अगर होंठ कटा हुआ है तो सिर्फ क्लेफ्ट लिप कहलाएगा, तालू कटा है तो सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट कहलाएगा। अच्छा, सबसे
पहला जो मसला जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो होता है फीडिंग का, कि यह दूध कैसे पिलाएं। और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि माँ का दूध सबसे बेहतरीन है, तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। अब माँ का दूध बच्चे का होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम एक पोजीशन एडवाइस करते हैं जिसको हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग पोजीशन। हॉर्स राइडिंग पोजीशन का मतलब है कि घोड़े की सवारी वाला पोजीशन। तो बच्चे की जो माँ की जो थाई है वो एज अ हॉर्स काम करती है, और बच्चे को उसको इस तरह से बिठाते बिठाया हैं जाता है। कि वो जैसे घोड़े पे बैठा है, दोनों टांगे खोल के, और एक हाथ से माँ उसको पीछे सपोर्ट करती है, दूसरे हाथ से उसके ब्रेस्ट से उसके मुंह में देती है, बच्चे के मुंह में। तो ये पोजीशन से अगर माँ दूध पिलाती है तो काफ़ी हद तक बच्चा दूध पीना शुरू हो जाता है। अच्छा। अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं है या किसी वजह से दूध नहीं पिला पा रहे, तो हम रिकमेंड करते हैं कि लंबे निपल मिलते हैं जिसको हम क्लेफ्ट निपल्स कहते हैं। लंबे निपल मिलते हैं मार्केट में, क्लेफ्ट निपल्स कहलाते हैं। उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि माँ का दूध पंप करके आप बोतल में डालें और बच्चे को 45 डिग्री के जाविये पे रखें। ये ज़रूरी है कि 45 डिग्री का जाविया हो या इससे ऊपर भी हो, और इस तरीके से बच्चे को दूध पिलाएं ताकि दूध सांस की नाली में ना जाए और बच्चा चौक ना करे। ये सबसे पहला मसला यही होता है, और इसको अगर सही तरीके से डील किया जाता है तो बच्चा सही दूध पीना शुरू कर देता है। साथ साथ में हम ये कहते हैं, स्पेशली जिन बच्चों के होंठ और तालू दोनों कटे होते हैं, उनमें हम एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले जो जाना है, पहले 3 महीने इलाज कराना है ऑर्थोडोंटिस्ट का। अच्छा। ऑर्थोडोंटिस्ट दांतों की डॉक्टर की एक किस्म होती है जो टेपे लगाते हैं, तारे लगाते हैं, इस चीज़ को गैप को कम करते हैं, नाक को उठाते हैं, और ये पहले 3 महीने मुमकिन होता है। पहले 3 महीने इसलिए मुमकिन होता है कि माँ का जो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो बच्चे में मौजूद होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होना शुरू हो जाता है। तो 3 महीने के अंदर वो हार्मोन गायब हो जाता है। तो जो भी मोल्डिंग करनी होती है वो पहले 3 महीने में मुमकिन होती है। अच्छा। मोल्डिंग जो अपनी बड़ी बूढ़ियाँ भी करती थी वो इसलिए मुमकिन है कि पहले 3 महीने माँ का हार्मोन बच्चे में मौजूद होता है और मोल्डिंग हो सकती है। आसानी से हो जाती तो इसको हम कहते हैं नेजो एल्वुलर मोल्डिंग। नेजो मीन्स नोज, एल्वुलर मीन्स मसूड़ा। तो इसकी मोल्डिंग करके उसको काफ़ी हद तक गैप को कम किया जाता है। साथ साथ में तीसरे एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन, बच्चों को डॉक्टर। बच्चों को डॉक्टर बच्चे का वज़न देखता रहता है, बच्चे का सीना चेक करता रहता है, बच्चे के हीमोग्लोबिन को देखता है, और ये जब तीनों चीज़ें सही होती हैं और बच्चे का उम्र 3 महीने की पहुंचती है तो हम पहला ऑपरेशन करते हैं कटे हुए होंठ का। अच्छा। तो कटे हुए होंठ के ऑपरेशन के लिए 3 चीज़ों का सही होना इंतहाई ज़रूरी है। एक हीमोग्लोबिन जो कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए, एक वज़न, और एक सीना साफ होना चाहिए। अच्छा, बच्चे की भी पूरी फिटनेस ली जाती बिल्कुल है। फिटनेस ली जाती है, और देखा जाता है कि बच्चा फिट नहीं है तो पहली सर्जरी की जाती है, और ये 3 माह की उम्र के बाद कभी भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी सर्जरी के दौरान जो आपकी टीम होती है वो कौन कौन होता है उस टीम में? जैसे आपने ऑर्थोडोंटिस्ट की बात की, ईएनटी भी होता है, इस हवाले से भी बताइए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू का जो इलाज है वो मुकम्मल इलाज है। कंप्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर अब उसको नाम दिया हुआ है, पूरी दुनिया ने इसको नाम दिया, मेडिकल वर्ल्ड ने इसको नाम दिया कि कंप्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर। इसका मतलब ये है कि पूरे कटे होंठ कटे तालू के बच्चों को पूरा का पूरा इलाज होना चाहिए। सर्जरी इलाज नहीं है, सर्जरी इलाज का हिस्सा है। इलाज बच्चों को डॉक्टर भी कर रहा है, इलाज ऑर्थोडोंटिस्ट भी कर रहा है, इलाज साइकोलॉजिस्ट भी कर रहा है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी कर रहा है, ईएनटी वाला भी कर रहा है, मैक्सिलोफेशियल भी कर रहा है, सोशल वर्कर भी कर रहा है। सब इलाज अपने अपने तौर पे कर रहे होते हैं। अपनी मुख्तलिफ लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो इलाज करते हैं, और सर्जरी उसके साथ साथ चल रही होती है। तो सर्जरी इलाज का हिस्सा है, सर्जरी इलाज नहीं है। पहले आज से 20 साल पहले जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो यही था कि सिर्फ सर्जरी कराओ और चले जाओ। फिर 2 साल, फिर 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आते थे। अब ऐसा नहीं है। हम कहते हैं हर साल आपने हमने दिखाते रहना है, हमने 3-4 चीज़ों को देखते रहना है कि बच्चे की नशोनुमा कैसी हो रही है, उसके दांत कैसे आ रहे हैं, उसकी आवाज़ कैसी है, उसके तो चेहरे ये सारी की। चीज़ों की काउंसलिंग तो आप पेरेंट्स से करते होंगे ना पहले? डेफिनेटली करते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से हम पेरेंट्स को भी बताते हैं। और ये अच्छा है कि इंटरव्यू हो जाता है तो हम पेरेंट्स को ये इंटरव्यू ही सुना देते हैं कि आप इंटरव्यू सुन लो। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है मरीज पेरेंट्स को ये समझना कि कटे होंठ कटे तालू का इलाज सर्जरी नहीं है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में होते हैं कि सिर्फ सर्जरी कराएं हो गई और पूरा बस हो हम गया। चले जाएं। फिर हमारे पास अच्छा। टाइम नहीं है कि हम स्पीच थेरेपी कराएं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दांतों के डॉक्टर के पास जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम
साइकोलॉजिस्ट के पास, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल के शिकार होते हैं ऐसे बच्चे, उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं। हमने जो सफ़र अभी आपसे शुरू की बातचीत के 3 महीने तक तो एक सर्जरी होती है। इसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा उसका तालू भी कटा हुआ आता है, तो 9 महीने से 18 माह पे तालू की सर्जरी की जाती है। अच्छा। और फिर वापस उसको देखा जाता है, छोड़ा जाता है, और साथ में स्पीच थेरेपी कराई जाती है, दांतों को देखा जाता है, और आगे जाके 8 से 11 साल में मसूड़ों की सर्जरी की जाती है। अच्छा। और फिर उसको अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो मसूड़ों की सर्जरी की आपने बात की, तो क्या बच्चे के दांत नहीं निकलते उसको? क्या देखिए, क्यों की जाती है मसूड़े की सर्जरी? हमें ये समझना ज़रूरी है हम सब लोगों के कि 2 किस्म के दांत होते हैं हमारे। एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत जी होते जी हैं, जी। जिसको पक्के दांत बच्चों के कहते जब टूटते हैं दूध के तो दांत टूट गए। जो सही। 6 साल की उम्र तक हम वालिदैन को कहते हैं कि आपने दांतों की फिक्र एज सच नहीं करनी है, क्योंकि 6 अच्छा। साल तक आपके दूध के दांत होते हैं। 6 साल की उम्र के बाद आपके पक्के दांत आना शुरू होते हैं। सबसे पहले आगे के दांत आते हैं, इसके बाद मिक्स डेंटिशन होती है। मिक्स डेंटिशन का मतलब है कि दूध के दांत भी होते हैं और पक्के दांत भी होते हैं। तो दूध के दांत गिर रहे होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं। अब जो पक्के दांत आ रहे हैं, परमानेंट टीथ आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये दांतें बिल्कुल सही हों, अलाइनमेंट होनी चाहिए बिल्कुल पूरी। अलाइनमेंट भी होनी चाहिए, नोकीले भी सही होनी चाहिए, हर अच्छा। चीज़ सही होनी अच्छा चाहिए। अच्छा। तो उसको सही देखने के लिए हमें ऑर्थोडोंटिस्ट की अच्छा, ज़रूरत तो होती यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है या डेंटिस्ट का काम हो जाता है? है। देखें, डेंटिस्ट जो है एक बड़ी फील्ड है, जैसे हम MBBS डॉक्टर हैं, और उस डेंटिस्ट्री की एक फील्ड सब स्पेशलिटी है ऑर्थोडोंटिस्ट्री। तो ऑर्थोडोंटिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो BDS करने के बाद फिर फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। जैसे हम लोग MBBS करने के बाद फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ये लोग BDS बेसिक उनकी होती है डेंटिस्ट्री। इसके बाद ये लोग ऑर्थोडोंटिस्ट में 3 साल 4 साल काम करके FCPS करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका होंठ भी कटा हुआ है, तालू भी, और हलक मतलब अंदर से तालू होंठ, और आपने जो मसूड़ा बताया, ये क्या मतलब सिर्फ कट होता है या बाकायदा कोई जख्म वगैरह भी होता है इसमें? नहीं नहीं, ये अच्छा। सिर्फ कट होते हैं, और बेसिकली जो नॉर्मल टिश्यू है वो उधर मौजूद सॉफ्ट होता है। टिश्यूज होते हैं, हाँ। नॉर्मल टिश्यू उधर मौजूद होता है, लेकिन आप यूँ से जैसे जिक्सो पजल होता है, जिक्सो पजल में टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पे कर दिए जाते हैं, फिर उनको जोड़ के वो बनाया जाता है। इस तरह से कुदरत ने उसको कट तो किया है, लेकिन टिश्यू उधर ही रखा हुआ है। तो अगर हम होंठ की सर्जरी करते हैं, हम कहीं से भी कोई टिश्यू नहीं लाते। लोग ये उसी को पूछते सेटिंग हैं, करते हाँ, हैं। लोग पूछते हैं कि आप खाल लगाएंगे, कि आप गोश्त लगाएंगे। जी नहीं, जी। हम कोई खाल गोश्त नहीं लगाते। हम लिप को उसी टिश्यू से रिपेयर करते हैं, हम तालू को उसी टिश्यू से रिपेयर करते हैं। अच्छा, सही। और जिस तरीके से आपने कहा कि सर्जरी कर दी, जो सर्जरी के दौरान आपने स्टिचेस लगाए होते हैं, वो उसका क्या होता है? क्या वो निकाले जाते हैं, खुद डिजॉल्व हो जाते हैं? 2 तरह की सूचेस हम लगाते हैं। लिप के अंदर स्पेशली हम स्किन के ऊपर वो सूचेस लगाते हैं जो हम निकालते हैं, 8 से 10 दिन पे निकालते हैं। और तालू में हम कम्प्लीटली वो सूचेस लगाते हैं जो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाते हैं। तालू में कोई सूचर हम निकालते नहीं, लेकिन होंठ में हम 2 तरह के सूचर लगाते हैं, नाक के अंदर और होंठ के अंदर हम ऐसे लगाते हैं जो खुद ब खुद घुल जाते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर हम ऐसे लगाते हैं जो 8 से 10 दिन में खोलने पड़ते हैं। पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन कराम, जिस तरीके से आज हम जान रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ गनात्रा से होंठ कटे, तालू कटे बच्चों की सर्जरीज़ के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने एक बहुत वाज़ेह और क्लियर बात बोली है कि जब कोई बच्चा ऐसा मरीज़ इनके पास आता है जिसके होंठ कटे और तालू कटे होता है और उसकी सर्जरीज़ हो जाती है, तो उसके बाद प्रॉपर उसकी जो ना फॉलोअप में रहना ज़रूरी है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास भी जाना है, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भी जाना है, पीडियाट्रिशियन के पास भी जाना है, और इसके साथ साथ जो कुछ इस ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर साहब करते हैं, तो उसको फॉलोअप में रहने के बाद पता चलता है कि आखिर इस बच्चे को मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। आज प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम जान रहे हैं होंठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरीज़ के हवाले से, प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, और साथ में कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के हवाले से। और साथ साथ एक बात बताती चलूँ कि बहुत सारी ख़वातीन में ये वहम, ये मिथ होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर चांद गिरन या सूरज गिरन हो गया तो डेफिनेटली बच्चे पर कोई असर होगा, कोई काम नहीं करना है, कुछ काटना पीटना नहीं है या आराम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि बहुत सारी वजूहत डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि जो फैमिली मैरिजेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि एक रेसेसिव जीन भी होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने का खतरा होता है। और इसके साथ साथ अगर जो ख़वातीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करती, खासकर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो उनमें ये ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है जो इस मरतबे पे फाइज होने जा रही है, वो अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और आने वाले बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि जब सर्जरी हो जाती है तो बच्चा जो है प्रॉपर बोलने और सुनने के काबिल होता है, ये क्या तरीक़ेकार होता है? जो होंठ की सर्जरी है उसका स्पीच से सच कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका ताल्लुक खूबसूरती से। अच्छा। तो होंठ की सर्जरी हम
टोटली कर रहे होते हैं इसलिए कि बच्चा नॉर्मल दिखे, नॉर्मल लगे, उसको एहसास कमतरी ना हो, माशरे में सही काम कर सके। तालू की सर्जरी का मेन मकसद स्पीच है, खाना पीना नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम तालू की सर्जरी इसलिए करते हैं कि बच्चा सही खाए पिए। डेफिनेटली वो एक फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन स्पीच है। तालू की सर्जरी का मेन मकसद ये है कि बच्चा सही बोले, इसलिए इसके एक ख़ास उम्र में सर्जरी की जाती है जिसको हमने 9 महीने से 18 महीने का है। अच्छा। 9 महीने से 18 महीने बच्चा बोलना शुरू करता है, उस टाइम तक उसकी सर्जरी हो जानी चाहिए। अच्छा। उस पीरियड के दौरान, अगर उस पीरियड के दौरान सही सर्जरी होती है तो अमूमन बच्चे सही बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन बाद बच्चों में इसके बावजूद भी दूसरे मसाइल हो सकते हैं और उनकी स्पीच में नाक से बोलने वाला एलिमेंट होता है। नाक से बोलने वाले को एलिमेंट को हम लोग राइनोलेलिया कहते हैं। तो वो एलिमेंट जब होता है तो हम साथ में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं और बच्चे की स्पीच थेरेपी कराते हैं। और बाद दफ़ा आगे चल के एक और सर्जरी भी करते हैं जिसको हम फेरिंगोप्लास्टी कहते हैं, वो आवाज़ की बेहतरी के लिए सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर ज़्यादातर 90% पेशेंट में अगर सही टाइम पे सर्जरी होती है तो आगे चल के जब वो बोलना शुरू करते हैं तो माशाल्लाह सही बोलते हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारी बच्चों के आपने सर्जरीज़ किए माशाल्लाह, और काफ़ी जगहों पे कैंप्स लगाए पूरे पाकिस्तान में। आप मुझे बताइए कि कैंप्स लगाने का क्या तरीक़ाकार होता है और कितने पेशेंट्स आप तकरीबन एक कैंप में सर्जरी करते हैं? कैंप्स लगाने का सबसे पहला तरीक़ाकार, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जिस जगह कैंप करना है वहाँ जाके हॉस्पिटल को मुआयना करते हैं अच्छा। कि वो हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है जो हमें चाहिए होती हैं। इसके बाद किसी फैसिलिटी की कमी होती है तो जो हमारा होस्ट कोई ना कोई ज़रूर होता है। होस्ट या तो कोई एनजीओ होती है या कोई उस एरिया का कोई बड़ा होता है या जिम्मेदार होता है कोई कोई। जिम्मेदार होता है या कोई भी जो पार्टी होती है जो हमारी होस्ट होती है, हमारी मेज़बान होती है, उसके साथ मिलके हम चीज़ों को जो मसले मसाइल होते हैं उनको हल करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जब डिसाइड हो जाता है कि इस जगह कैंप करना है तो तकरीबन वो 1-2 महीने पहले डिसाइड हो जाता है कि इस जगह करना है। जैसे अगर अब सितंबर है तो हमारा अक्टूबर में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ठट्ठा में कैंप होगा, अच्छा। अच्छा। और नवंबर में हमारा डिसाइडेड है कि हमारा शायद जैकोबाद में कैंप होगा। इस तरीके से हर जगह के पहले डिसाइड हो जाता है और उसकी पब्लिसिटी 1 महीना पहले शुरू करते हैं। अच्छा। पब्लिसिटी से मुराद ये होती है कि हम बैनर्स लगवाते हैं कि ये फ्री सर्जरी हो रही है इस जगह पे और इस जगह पे पहले ओपीडी होगी। और उसके लिए साथ साथ में हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप मरीज़ों के बनाए हुए हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे हम मरीज़ों के व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं उन पेशेंट्स का, और उनको हम इत्तला करते हैं कि आपके एरिया में ये कैंप होने जा रहा है, आप आके अपने आप को चेकअप करवाएं। अच्छा। क्योंकि हर मरीज़ का साल में एक दफ़ा चेकअप ज़रूरी है ताकि हम जो चीज़ें मैंने बताई, आवाज़ को देख सकें, दांतों को देख सकें, चेहरे की नशोनुमा को देख सकें। तो फिर हम लोग एक दिन पहले निकलते हैं और तकरीबन 20 से 25 लोगों की टीम होती है और हम लोग जाके सबसे पहले ओपीडी करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जो पेशेंट फिट होते हैं उनको हम सर्जरी के लिए रखते हैं अच्छा। और सर्जरी शुरू कर देते हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप किसी बच्चे की सर्जरी कर लेते हैं तो आप लोग कितने दिन का स्टे होता है कैंप में? क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग हो जाए उस ऑपरेशन में से, तो क्या किया जाता है? नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं करते। 3 to 5 डेज हमारा स्टे होता है। बाज़ जगहों पे 3 दिन होता है, बाज़ जगह 4 दिन होता है, बाज़ जगह 5 दिन भी हो जाता है। अच्छा। अच्छा, जिस जगह हम जाते हैं हम ज़्यादातर वहाँ के जो लोकल सर्जन्स होते हैं, जनरल सर्जन्स, ईएनटी सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स तो बहुत कम है, किसी जगह है ही नहीं इंटीरियर सिंध में और उस जगहों पे। तो हम वहाँ के जो लोकल सर्जन्स होते हैं उनसे हम डेफिनेटली हेल्प लेते हैं कि भाई अगर कोई भी मसला हो तो फिर आपने हमसे रब्ता करना है और ख़ुद ही वो डील करना है। अच्छा, बाद सारे मरीज़ों के नंबर हम लेते हैं और सारे मरीज़ों को हम अपना नंबर दे के आते हैं। तो जैसे भी कोई मसला होता है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। मसले डेफिनेटली होते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको या तो कराची बुला ले या ख़ुद कुछ वहाँ पे करके उसके मसले को हल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ जगहों पर कैम्प करते हैं, आपके अंदाजे के मुताबिक किस एरियाज़ में इस टाइप के केसेस ज़्यादा होते हैं? ये हमने स्टडी की है बाकायदा, अच्छा। और 4 एथनिक ग्रुप्स भी हमने देखे हैं। ये भी बाकायदा साइंटिफिक स्टडी की है और चारों एथनिक ग्रुप्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, एथनिक ग्रुप से मुराद है कि सिंधी, बलोच, पठान जो भी हैं सारे, सब के अंदर इक्वली है। जो कॉमन फैक्टर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो गुर्बत है, पोवर्टी। जो जहाँ पोवर्टी है वहाँ पे कटाउट कटा तालु है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कि डाइट Deficiency में है जो आप कह रहे हैं। डेफिशिएंसी वगैरह ज़रूर है। और लैक ऑफ अवेयरनेस है कि आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या चीज़ एहतियात से खानी है क्या नहीं है, तो इस अब हवाले हम से। लोगों ने ये शुरू किया है, जो हमने इसको फॉलिक एसिड अवेयरनेस का
स्लोगन दिया है, उसमें हम लोग ने ये शुरू किया कि 15 साल से 35 साल, 15 साल से लेके 35 साल तक हर खातून को फॉलिक एसिड लेना चाहिए। अच्छा। इससे सिर्फ ये नहीं कि कटा होंठ कटा तालू की से बचाव होगा, और भी बहुत सारी कंजेनिटल एनोमलीज ऐसी हैं, स्पेशली स्पाइन की, तो जो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि फॉलिक एसिड अगर किसी को मिलेगा, और फॉलिक एसिड कोई नुकसानदेह नहीं है, जी जी जी। वाटर सॉल्युबल है, छोटी सी टैबलेट होती वो है बिल्कुल। नहीं, वो तो है, लेकिन वाटर सॉल्युबल है, बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता। कुछ अच्छा। विटामिन ऐसे हैं जो नुकसानदेह ज़्यादा तादाद में लेने में नुकसानदेह होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान हो जाता है। फॉलिक एसिड आप ज़्यादा लेंगे तो वो पेशाब में निकल जाएगा, अच्छा, रहेगा नहीं। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर अशरफ गनात्रा ने इतनी डिटेल से ये बातें बताई हैं कि जब कोई औरत माँ बनने के मरतबे पे फाइज होने जा रही होती है, उसको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने लिए भी और आने वाले बच्चे के लिए भी। और हकीकत क्या है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं यकीनी तौर पर कुदरती अमल के तहत उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है, लेकिन फिर भी जो हमारी कोशिश है कि हम आपको इस छोटे से टाइम में मुकम्मल मालूमात फराहम करें, ताकि आपको खुद भी ये मालूमात हो। और ये ज़रूरी नहीं होती कि अगर आपको ऐसा कोई केस है तो ही डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग गरीब लोग होते हैं, जो आपकी नॉलेज में होता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा मसला है, तो डॉक्टर अशरफ गनात्रा का पता दीजिए। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बैठते हैं और फ्री सर्जरीज करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने बड़ी शिफायाबी से हमकिनार किया कि बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब जिस बच्चे के आपने सर्जरी कर दी, आप क्या समझते हैं कि वो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फिट होता है? हम करते हैं ऐसे बच्चों की सर्जरी जो फिट होते हैं। अच्छा। क्राइटेरिया हमारा यही होता है ज़्यादातर। नहीं नहीं, इस सेंस में मैं बात कर रही हूँ कि जब बच्चे की सर्जरी हो गई, उसके बाद उसका बिहेवियर नॉर्मल होता है, एक होता है ना एक मुकम्मल इंसान के, अब बोलता भी सही है, सुनता भी सही है, उसका बिहेवियर से ओवरऑल फिटनेस नॉर्मल हो जाता है। वो उसी लिए तो हमने ये कहा है कि कंप्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर में हमने ये कहा है कि हर साल बच्चे को दिखाना है। ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन जब हर साल बच्चा आता है तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पता चलता है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अच्छा। पता चलता है कि बच्चे सही खा नहीं रहा है, बच्चा सही सोता नहीं है। तो फिर हम एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और साइकोलॉजिस्ट अच्छा। हमारे साथ हैं। अच्छा। तो साइकोलॉजिस्ट फिर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं कि इसकी वजह क्या है। अभी पिछले दिनों एक बच्चा आया था जो कटे हुए होंठ और तालू के साथ था। उसकी ये कंप्लेन आई थी कि स्कूल में सबको मारता है। अच्छा। एक तो होते हैं कि जो मार खा रहे होते हैं, ये उल्टा था कि दूसरे लोगों को मार रहा तशद्दुद कर रहा है। तो उसको बाकायदा उसको अच्छा। एग्रेसिव एंगर, एक्सेसिव एंगर और एग्रेसिवनेस को उसको एक्सप्लोर किया, और फिर उसकी जब वो थेरेपी हुई तो वो काफ़ी बेहतर हुआ। अच्छा, तो वो उसको फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसकी उस वक्त नहीं हुई थी सर्जरी? वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म था। हाँ बच्चे हाँ। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, अच्छा तो अच्छा, जो ठीक। उसको वो और एहसास कमतरी हाँ, के शिकार होने की frustration बजाय उसकी। उसने अपने आप को और एग्रेसिव किया कि जो मेरा मजाक उड़ाएगा मैं उसको मारूंगा। हाँ हाँ। उसका डिफेंस मैकेनिज्म था ये। ठीक ठीक। तो ये साइकोलॉजिस्ट इसको डील करते हैं। अच्छा 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 डॉक्टर साहब, तो इतने छोटे बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की बात समझ आ जाती है? नहीं 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 नहीं, फिर ये ये कैसे होता है? ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं ये 5 6 7 8 साल की उम्र में शुरू होते हैं। अच्छा। 4 5 साल तक तो बच्चा को इतना ज़्यादा पता नहीं होता समझते ही नहीं है। जब स्कूल स्कूल गोइंग एज शुरू होती है और स्कूल में जब जा रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि उसी टाइम पे ज़्यादा बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, दूसरे बच्चे। अदरवाइज छोटे जब होता है तो इतना पता नहीं होता है लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, जब प्रॉपर सर्जरी हो गई, क्लेफ्ट की और लेफ्ट की सारी प्रॉपर हो गई, बच्चे का मुंह और उसका हलक वगैरह, तो ठीक से ग़िज़ाएं खाता है, चबाता है, सब सही होता है? आपको हट्टे कट्टे दिखा दूं? अच्छा। हट्टे कट्टे होते हैं माशाल्लाह। आपको अंदाज़न कितना टाइम हो गया होगा सर्जरी करते में? तो आपके, क्योंकि बच्चे जो पेशेंट्स होंगे बड़े भी हो गए होंगे माशाल्लाह से। बड़े भी माशाल्लाह बड़े हो गए। मुझे कम से कम मेरे ख्याल से 30 साल तो हो गए। अच्छा माशाल्लाह, हाँ वो आपके इंट्रो में बताया था ना बच्चों की सर्जरीज के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए कि एक फैमिली में अगर ये बच्चा पैदा हो जाता है, क्या मजीद होने के खतरात होते हैं, या आपने देखे हैं कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा बच्चे हैं? बिल्कुल मज़ीद ख़तरात होते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो हमें अफसोस होता है कि हमने ये कहा था कि नहीं होगा और फिर भी हो गया। तो इसमें जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वो ये हैं कि अगर एक बच्चा में एक पेरेंट और एक बच्चा है तो तकरीबन 7% चांस है। अच्छा। 93% चांस ये है कि वो हो जाएगा। 2 बच्चे हैं और एक पेरेंट है तो 17% चांस है कि होगा, और बाकी परसेंट चांस है कि नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसे कई देखे हैं कि एक ही फैमिली में दो बच्चे, 3 बच्चे भी हैं। ओहो। और ये ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ये हम इसकी वजह ये समझते हैं, हमारे ख्याल है कि कज़न मैरिजेस हैं। अच्छा।
और कज़न मैरिज में ये देखा है बहुत कि सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं आ इस जाती चक्कर में। ठीक है। नाज़रीन देखें, बात क्या होती है कि जो हम आपको ये अवेयरनेस देते हैं तो उसका मकसद होता है कि जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों से बचें कि अगर कज़न मैरिज से अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पर मुंतकिल हो जाती है और आने वाले बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बात बताइए कि जो हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे पाकिस्तान का कौन सा नंबर है अगर ये होठ कटे तालू कटे बच्चे कम पैदा होते हैं, या किस ममालिक में ज़्यादा होते हैं? सबसे ज़्यादा तो चाइना है, उस अच्छा। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सेकंड इंडिया है, थर्ड इंडोनेशिया है, चौथा पाकिस्तान है, पांचवा अमेरिका है। अच्छा। अच्छा, ये समहाउ इनमें जो चाइनीज़ नस्ल वाले हैं जिनको हम ओरिएंटल्स कहते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसके बाद कॉकेशियंस में, इसके बाद ब्लैक्स में ये कटा ताल्लुक ऐसी है जो जो ब्लैक्स में, यानी जिनको हम काला कहते हैं, अफ्रीकी जो अफ्रीकन्स होते हैं, कहते हैं हाँ जी, हाँ। उनमें कम होता है अच्छा। एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़। चाइनीज। चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइनीज़ की बात करें, लेकिन ये तो बड़ी जैसे कहते हैं ना एस्टैब्लिश ममालिक हैं, बड़े वेल एजुकेटेड हैं, तो वहाँ पे ऐसे होने की वजह, जबकि ये लोग तो प्रॉपर जो ना मेडिकेशन भी करते हैं, फॉलोअप में भी रहते हैं डॉक्टर। नहीं, चाइना तो डेवलपिंग अब काफ़ी ऊपर आ गया है, लेकिन जब शुरू में तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले तो चाइना में भी काफ़ी गुर्बत थी। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए हैं। तो अभी भी चाइना में मेडिकल मिशंस होते हैं। बहुत सारी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्लेफ्ट मिशंस हम उनको कहते हैं, जो इंटरनेशनल कैंप्स जिसको हम कहेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑपरेशन इस्माइल है, ये इंटरनेशनल मिशंस करवाती हैं। इंटरनेशनल मिशन में भी पिछले दिनों हमारी टीम के साथ हम लोग गए थे इथोपिया। इथोपिया में हम तकरीबन 10 दिन रहे और हमने तकरीबन 50 केसेस ऑपरेट किए। हालांकि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे इंसिडेंस भी कम है, लेकिन अच्छा खासा फिर भी है। पोवर्टी, अच्छा। गुर्बत ज़्यादा है तो फिर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं बच्चे के लिए, तो क्या पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाती है कि बच्चे से घर में आपने बात कैसे करनी है? पेरेंट्स की काउंसलिंग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट खुद करते हैं। वो लोग बताते हैं बच्चे को, इसलिए बहुत सारे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अब बच्चा बोलना शुरू नहीं भी हुआ है उससे पहले उनको बुला रहे होते हैं। यानी 2 साल में, 2.5 साल में वो कहते हैं कि पेरेंट्स को आप भेज दें। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेरेंट्स को भेज दें, पेरेंट्स को हम बता देंगे कि बच्चे से किस तरह से बात शुरू करनी है। और जब बच्चा बोलना खुद शुरू करेगा तो आपको हमारे पास लेकर आना है। ये उन लोगों का डोमेन है। तो ज़्यादातर लेकिन यही है कि आजकल 3-4 साढ़े 3 साल में पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे बात करनी है बच्चे के साथ, और फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो खुद बुला के उसको देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज़ नॉर्मल निकलती है, कैसी होती है? शुरू में तो हर बच्चा जैसे बोलता है वैसे ही बोल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और पता चलता जाता है कि इसकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है, यहाँ समझना ज़रूरी है कि वालिदैन का जो असेसमेंट होता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। इसलिए अहमियत नहीं कि वो रात दिन यही बातें सुन रहे होते हैं, बच्चे की जो सुन रहे होते हैं उनका वो अकस्टम्ड हो जाते हैं। उनको समझ में आने लगता है कि बच्चा क्या मांग रहा है या क्या बोल रहा है, लेकिन एक अजनबी आदमी को समझ में नहीं आता। वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तो हम ये कहते हैं कि आप स्पीच असेसमेंट हर साल करवाएं, और हर साल स्पीच में अगर कोई मसला है तो उसकी स्पीच थेरेपी कराएं और बच्चे को नॉर्मल करें। अच्छा ठीक है जनाब। नाज़रीन, आज हम प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से भी आपको मालूमात देंगे और साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से भी, लेकिन अभी जो हमने आपको इतनी सारी मालूमात दी है कि होठ कटे तालू कटे बच्चे पैदा होने की वजूहात, फिर अगर खुदा न खास्ता किसी घर में पैदा हो जाता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, वालिदैन की भी उस काउंसलिंग की जाती है और बच्चे की भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीम मेम्बर्स हैं ड्यूरिंग द सर्जरी उनके डॉक्टर साहब के साथ होते हैं, उसके साथ फर्दर फॉलोअप में बच्चा रहता है तो वो एक मुकम्मल और सेहतमंद इंसान बन जाता है और माशरे में एक मकाम हासिल कर लेता है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि 30 साल माशाल्लाह उनको हो गए ये सारे सर्जरीज करते हुए, और उनके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अब जवान हो चुके हैं, यानी छोटे बच्चे थे अब वो तकरीबन 24-25 साल के यकीनी तौर पे हो चुके होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से जिनसे बचपन में आपने सर्जरी की और फिर मुलाकात हुई है बड़े होके? कई लोगों से मिला। अच्छा, क्या रहता है आपसे, कैसे खुशी होती है खुशी देखिए? होती है, बड़ी खुशी होती है। उनको याद है कि कैसे हुआ बचपन में, क्या उनको हुआ? तो याद होता है, मुझे याद नहीं होता। वो तो डेफिनेटली। एक दफ़ा शॉपिंग सेंटर में मुझे किसी खातून ने पीछे से बुलाया, तो मैंने तो कहा आपने मेरे बच्चे की वो सर्जरी की थी, बाहर गया, वो अमेरिका चला गया, ये अच्छा। तो इस टाइप से 6 महीने साल में एक आध कोई मिल जाता है।
और अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इनकी जो परफॉर्मेंस होती है एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही भी हो रही होती है, या इसमें कुछ कमी महसूस करते हैं नहीं, आप? डेफिनेटली है। जैसे नॉर्मल बच्चे भी हर इक्वल नहीं होते, इस तरह से इनमें भी कुछ होते हैं जो इक्वल नहीं होते और हर जगह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हमारा काम सिर्फ ये होता है, हम जो साइकोलॉजिस्ट को टीम में रखा हुआ है और ये टीम का मेंबर होता है साइकोलॉजिस्ट, वो ये देखना है कि बच्चा एवरेजली नॉर्मल चलता रहे। कोई उसको, सबसे बड़ा चीज़ है उसको कोई एहसास से कमतरी ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो। अच्छा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये चीज़ें ना हो। स्कूल में हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट ही आए। अच्छा, अगर 40 बच्चे हैं तो हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आएगा। यकीनी तौर पे। हमने सिर्फ ये देखना है कि वो स्कूल में नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्सेप्शन उसको बनाना नहीं है, बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना है। जिस तरीके से नाज़िर डॉक्टर अशरफ गनात्रा से हमने जाना कि हमें होठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरीज के हवाले से डिटेल में, कि अगर ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, वो मुकम्मल एक सेहतमंद इंसान के तौर पर अपने माशरे में मूव कर सकते हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज हम जान रहे हैं सर्जरीज़ के हवाले से, डिफरेंट सर्जरीज़ के हवाले से आपको हम डिटेल से बता रहे हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी पे और कॉस्मेटिक सर्जरी पे, और डॉक्टर अशरफ गनात्रा की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, और साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी का नाम प्लास्टिक सर्जरी क्यों है। क्या हम कोई प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम सर्जरी में प्लास्टिक डालते हैं तो इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी है। ये बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक जो है वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है मोल्डिंग। जो जब चीज़ों को मोल्ड करते हैं और उनको मोल्ड करके कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे मट्टी को आप मट्टी लें, मोल्ड करके आप उसका चमचा बनाएं, उसका कप बनाएं, उससे प्लेट बनाएं, या उससे कोई भी चीज़ बर्तन बन बनाएं, जाते हैं, हाँ। बर्तन बन, हर चीज़ बन सकती है मट्टी को बिल्कुल। मोल्ड करके। सेम इस तरीके से टिश्यू को मोल्ड करके चीज़ें जब बनाना शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये फील्ड इवॉल्व होना शुरू हुई और उसका नाम रखा गया प्लास्टिक सर्जरी। कि भाई फॉरेन टिश्यू उठाया, उसी से नाक बना दी, उसी टिश्यू से आपने कान बना दिया, उसी टिश्यू से आपने आईलिड्स बना दी, तो इसका नाम रखा प्लास्टिक। लेकिन जैसे जैसे फील्ड आगे बढ़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 44 के बाद, तो इसका नाम रखा गया रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब ये है कि वापस बनाना। एक घर गिर गया है, उसको वापस आप बना रहे हैं तो रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक नया घर बन रहा है वो अलग होता है, और एक पुराने टूटे हुए घर को आप वापस बना रहे हैं तो रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ये था कि टिश्यू जो ख़त्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं या किसी वजह से ज़ाया हो गए हैं, तो उनको वापस बनाना है। लेकिन और फील्ड आगे चली तो फिर 80s में, 70s 80s में लोगों ने नॉर्मल टिश्यू को भी छेड़ना शुरू किया। माइकल जैक्सन एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, कि नॉर्मल टिश्यू को, नाक को छेड़ना शुरू किया, रंग को छेड़ना शुरू किया, नॉर्मल टिश्यू को छेड़ना शुरू किया। और क्यों शुरू किया? कि और खूबसूरत लगे, मज़ीद एनहेंस हो जाए ब्यूटी। हाँ। ओके। तो इसका नाम फिर साथ में ऐड किया गया एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है कॉस्मेटिक। जो एस्थेटिक है वो मेडिकल वर्ड है और कॉस्मेटिक इंग्लिश वर्ड है। तो अब जो हमारी फील्ड का नाम है वो प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी, और तमाम की तमाम जो सोसाइटीज़ भी इसी नाम से, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन है, इस तरह से फिर एस्थेटिक सर्जरी की सोसाइटीज़ हैं, इस तरह से चलता है। तो प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी फील्ड है, उसको आप दो में तकसीम कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब है कि एक चीज़ ज़ाया हो गई, उसको आप बना रहे हैं। सब मसलन किसी की नाक ज़ाया हो गई, आप उसकी नाक बना रहे हैं टिश्यू उठा के, तो वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। लेकिन एक नॉर्मल नाक है, बिल्कुल नॉर्मल नाक है, उसमें कोई टिश्यू ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन कोई पेशेंट आके, या पेशेंट ही उसको हम कहेंगे, क्लाइंट नहीं कहेंगे, कोई पेशेंट आके हमें कहता है कि मेरी टिप मोटी है, मेरा ये ये हम्प है, मेरा ये एला चौड़ा है, इसको आप कम कर दें। तो नॉर्मल नाक में जब हम उसको सर्जरी करके उसको और उसकी ख्वाहिश के हिसाब से डालते हैं तो उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। राइनो सर्जरी, ये राइनोप्लास्टी हाँ, कहलाती है। तो राइनोप्लास्टी भी दो तरह की हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी, एक कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी का मतलब है कि किसी खातून की नाक कट गई है, उसकी हमने बना दी, वो रिकन्स्ट्रक्टिव अच्छा, जो राइनोप्लास्टी। आपने कहा फॉरहेड के टिश्यूज लेते हैं, तो ये इधर भी कोई स्टिचेस वगैरह आते हैं फॉरहेड पे, इधर ये फिर क्या हम होता लोग है? ग्राफ्ट लगाते हैं, खाल अच्छा लगाते अच्छा अच्छा, बोन, जैसे बोन ग्राफ्टिंग की जाती है तो इस तरह टिश्यूज की ग्राफ्टिंग। ओके ओके, ठीक है। हैं। ग्राफ्टिंग हर टिश्यू की हो सकती है, बोन की हो सकती है, स्किन की हो सकती है, कार्टिलेज जिसको हम कुडकुडी कहते हैं,
हड्डी जिसको बोन कहते हैं, हर एक की ग्राफ्टिंग हो सकती है। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है, और यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कोई रिकन्स्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जन अलग से नहीं होता, प्लास्टिक सर्जन ही जो है वो कॉस्मेटिक सर्जन होता है। बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में हो गया है कि छोटे छोटे से चीज़ें सीख के अपने आप को कॉस्मेटिक सर्जन कहना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। एक प्रोसीजर सीख लिया, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट सीख लिया, और अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, ये गलत है, क्योंकि उसको खाली हेयर ट्रांसप्लांट आता है, बाकी कुछ नहीं आता। अच्छा, तो ये गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो ब्यूटी पार्लर्स में ये जो बोटॉक्स लगाने का सिलसिला शुरू हो गया, ये क्या है? आप क्या एडवाइस करेंगे कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ से, खासकर वाइटनिंग इंजेक्शन जो लगा रहे हैं, ये आप बताइए कितना देखिए, नुकसानदेह? हम कॉस्मेटिक सर्जरी को दो में डिवाइड करते हैं। फिर एक तो प्लास्टिक सर्जरी को दो में डिवाइड किया, रिकन्स्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी को आपने दो में डिवाइड किया, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब है कि बाकायदा सर्जरी हो रही है, और टिश्यू को, और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से, आपकी जो भी ख्वाहिशात है उसके हिसाब से टिश्यू को मोल्ड किया जा रहा है। आपकी झुर्रियाँ हैं तो आप सर्जरी करके झुर्रियों को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी नाक मोटी है तो पतली कर रहे हैं, आपके नेक पे मसले हैं तो उसको सही कर रहे हैं। ये इन्वेजिव सर्जरी है, जिसमें बेहोशी होती है, हॉस्पिटल में दाखिला होता है, सब चीज़ें। एनेस्थेटिक का काम भी होता है। हाँ, ठीक और है। जो नॉन इन्वेजिव सर्जरी है या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, वो फिर इस तरह से आते हैं कि बोटक्स है, फिलर्स है, पीआरपी है, फैट ग्राफ्ट है। इन सब चीज़ों से उस वक्त जो पेशेंट की ख्वाहिश होती है उसकी टिश्यू को एनहांस किया जाता है, ब्यूटी को एनहांस किया जाता है उसकी ख्वाहिश के हिसाब से। ये डेफिनेटली बोटक्स फिलर्स की अपनी एक लाइफ होती है, 2-2, 3-3 महीने, और फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर वापस कराना पड़ता है। डेफिनेटली ये अगर किसी को कराना है तो वो करा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाके कराएं, या कोई भी दूसरा क्वालिफाइड बंदा है जिसने इस चीज़ों में ट्रेनिंग ली हुई उससे जाके कराएं। ब्यूटी पार्लर से नॉन टेक्निकल क्वालिफाइड लोगों लोग से जो ना हैं। कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, हमारी बॉडी पे क्या असर करता है? कहाँ हम नुकसान असल में देता है? वाइटनिंग भी एक गलत कंसेप्ट है। एक जो पिगमेंट होती है हमारी, जो हमारा कालापन करती है, उसको पिगमेंट का नाम है मेलेनिन पिगमेंट। मेलानिन जो मेलेनिन कुदरत ने डाल दिया जो उसके कुदरत खिलाफ। ने डाला है, अब उसकी जो ये ग्लूटाथायोन है, ये उसकी सिंथेसिस को रोकती है। अच्छा, तो जब तक आप वो ले रहे होते हैं तो उसका अफेक्ट होता है कि वो सिंथेसिस उसकी होती नहीं, वो बनना, मेलेनिन बनती नहीं है, तो रंग थोड़ा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा गोरा लगने लगता है, वो रुक जाती है उसकी रुक ग्रोथ। जाती है। लेकिन अच्छा। जैसे ही 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद उसका अफेक्ट ख़त्म होता है, फिर वापस काला पड़ना शुरू हो अच्छा, जाता है। जब आप किसी पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी नहीं कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे होते तो उससे पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है और उसके बाद का, ताकि पेशेंट बोले कि मेरी नाक ऐसी थी और ऐसी हो गई है, इस हवाले से? सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है कि अगर पेशेंट आता है तो उसको हम ये पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो। नहीं, ये करना क्या है ये नहीं कहते। अच्छा। एक सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक राइनोप्लास्टी के लिए एक पेशेंट आई, मैंने उससे पूछा आप क्या चाहती हो, वो कहती है मेरी नाक आप खूबसूरत कर दें, अच्छा। मेरी नाक प्यारी कर दें, मेरी नाक अच्छी कर दें। हमारे लिहाज से वो पेशेंट सही नहीं। अच्छा। हाँ, वो पेशेंट ही सही नहीं, अच्छा, वो उसकी क्यों? मैं कभी सर्जरी नहीं करूँगा। अच्छा। अच्छा, एक दूसरी पेशेंट आती है, मैंने पूछता हूँ आप क्या चाहती हैं, वो कहती है मेरी ये हम्प है इसको सही कर दें, मेरी टिप को पतला कर दें, मेरी एला को कम कर दें। शी इज़ द राइट पेशेंट। अच्छा, क्योंकि क्योंकि उसको उसकी पता है, अगर उसकी पसंद आपको पसंद ना आई या आपकी पसंद उसे पसंद नहीं आई। उसको ये पता है। देखिए, मैं ये बताता हूँ अपने मरीजों को, हम चीज़ों को खूबसूरत बदसूरत नहीं करते, हम चीज़ों को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक डालते हैं। जैसे एक रंग वाले को आप बुलाते हैं घर में रंग करने के लिए, आप उसको कहते हैं प्यारा रंग कर दो, खूबसूरत रंग कर दो, अच्छा रंग कर दो, दिलकश रंग कर दो, ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल भी आप नहीं। उसको शेड बताते हैं, हाँ, हाँ। वो शेड के हिसाब से कलर करता है, फिर आप कहते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। सेम इस तरीके से जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को सही कर देते हैं, उसका हमको सही कर देते हैं, टिप को पतला कर देते हैं, एला को कम कर देते हैं। ये 3 चीज़ हमने कर दी, उसकी नाक सही हो गई, वो खुश हो गए। लेकिन अगर वो ये चाह रही है कि मेरी नाक खूबसूरत कर दे, तो आप खूबसूरती को तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते कि खूबसूरत क्या है या बदसूरत क्या है। ये तो बहुत मुश्किल है, हर एक के लिए खूबसूरती का अलग अलग मैयार है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और वो कह रही है कि मेरे मंगेतर को मेरी नाक पसंद नहीं आ रही, तो वो तो गलत है। अच्छा। तो उसको खुद पता होना चाहिए कि मेरी नाक में क्या प्रॉब्लम है, या मेरे जिस्म में और किसी चीज़ की सर्जरी कराने आ रही तो क्या प्रॉब्लम है। अक्सर लोग टैटूज वगैरह भी बड़े बनवा लेते हैं, उसका भी तो कुछ करवाते हैं बाद में या चलता रहता है ऐसे ही? नहीं नहीं, टैटूज उस वक्त निकलवाने आते हैं जब
शादी से पहले बनवा लिया है, किसी अच्छा। खातून ने किसी का नाम लिखा हुआ है, अच्छा। सपोज नाम लिखा हुआ है हामिद का, शादी हो रही है जाकिर से, तो वो बिल्कुल। फिर वो निकलवाने आते हैं और फिर हम निकालते भी हैं। अच्छा, हो जाता है, क्लियर, साफ हो जाता नहीं, साफ तो नहीं होता, हम ये कहते हैं कि स्कार आएगा, जख्म का है। निशान अच्छा। आएगा, अच्छा। उसको हम अच्छा। काटते हैं और दूसरे प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं, डम एब्रेजन वगैरह अच्छा, भी किए ये जाते हैं। राइनोप्लास्टी की बात की तो अमूमन लोग जो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, एब्डोमिनल प्लास्टी की भी बात करते हैं, तो उस हवाले से मुझे बताएं क्या प्रोसीजर होता है, क्या वाकई में एक दफ़ा ख़त्म सेट हो जाता है या दोबारा भी हो जाता है? नहीं, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चूँकि मैंने काम किया तो वहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी कम होती थी, लेकिन 2 पेशेंट फिर भी बहुत आते थे सिविल हॉस्पिटल कराची में, एक एब्डोमिनोप्लास्टी की और एक राइनोप्लास्टी की। ये 2 कॉस्मेटिक सर्जरी, बाकी जो दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी है, ब्लेफरोप्लास्टी, फेस लिफ्ट या ब्रेस्ट वगैरह, उसके लिए बहुत कम आते थे। तो जो जो मोटापे के लिए सर्जरी है आजकल जो वो चल रही है, वो बेरिटिक सर्जरी है कि ग्रॉसली मोटे होते हैं, बेरिटिक सर्जरी जनरल सर्जन करते हैं, बेरिटिक सर्जन होते हैं, वो स्टमक जो मैदा होता है उसके मुंह को छोटा छोटा कर देते हैं ताकि मरीज़ कम खाए और आहिस्ता आहिस्ता अच्छा। उसका वज़न कम हो। अच्छा। जब आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने या 8 महीने में उसका वज़न कम होता है तो उसकी स्किन लटक जाती है। जब उसकी स्किन लटक जाती है तो प्लास्टिक सर्जन का रोल शुरू होता है, वो इस लटकी हुई स्किन को काट काट के उसको सही सेट करता है, कर टाइट देता है। सेट कर देता है। अच्छा। तो लेकिन खाली लाइपोसक्शन से आपका वज़न कम नहीं हो सकता। बहुत सारे मोटे लोग आते हैं और मुझे कहते हैं मेरी सारी चर्बी निकाल दो। दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारी चर्बी निकाल दें उसकी, और चर्बी निकालने से भी वॉल्यूम कम होगा, वेट कम नहीं होगा। आप 10 किलो रुई इतनी होगी और 10 किलो लोहा इतना होगा। आप समझ सकते हैं रुई जगह ज़्यादा ले रही है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा ले रही है, लेकिन निकालने से तो उसका वेट तो कम उतना ही होगा जितना होता है। और तो डॉक्टर साहब, ये जो आप अच्छा, आप बात पूरी करें। तो ये कंसेप्ट भी गलत है कि लाइपोसक्शन से वेट कम हो जाता है, और ये भी कंसेप्ट गलत है कि लाइपोसक्शन से आप दुबले हो सकते हैं। अच्छा, तो ये भी ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से फेस की अगर हम सर्जरीज़ की बात करें तो क्या उनके स्टिचेस वगैरह आते हैं, ये किस तरीके से हो क्या कहता है कि कितने दिनों में ज़ख्म ठीक होगा, खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी? देखें, ये समझना ज़रूरी है कि प्लास्टिक सर्जरी में ज़ख्म के निशान डेफिनेटली आते हैं। प्लास्टिक सर्जन कोई जादूगर नहीं है। ज़ख्म के निशान, हमारी टेक्निक ये होती है कि हम उसको कैमोफ्लाज करते हैं, हम छुपाते हैं, इसको हाइड करते हैं। तो फेस लिफ्ट में जो ज़ख्म के निशान होते हैं वो इस लकीर में, कान के आगे की लकीर में होते हैं और कान के पीछे होते हैं। और इस तरह से अगर हमने कुछ नाक की सर्जरी करनी है तो थोड़ा यहाँ निशान आएगा, बाकी सारा का सारा अंदर होगा। हाँ, और जो हमारी लाइंस हैं, नेचुरल लाइंस हैं, जो जैसे मैं माथे पे बल डालूँ लाइन बन रही, इन लाइंस में हम ज़ख्म के निशान को डालते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नज़र नहीं आते। ये नहीं होता कि निशान नहीं होते, डेफिनेटली निशान होते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नज़र नहीं आते। टाइम जो लगता है तकरीबन 1 साल लगता है, 1 साल में वो स्कार इतने इनकन्स्पिक्यूअस हो जाते हैं कि बज़ाहिर महसूस नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने बात की कि ये आपने इस तरीके से फॉरवर्ड पे लाइंस आई, तो नॉर्मली जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उनकी ये कंटिन्यू नहीं रहती, परमानेंट नहीं हो जाती? वो यहाँ रहती हैं, फ्राउन लाइंस कहते हैं, गुस्से की लाइंस, वो अच्छा। ग्लेबुलर रीजन पे रहती है। अच्छा। उसके लिए बोटक्स अच्छा। काफ़ी अच्छा है, तो वो मतलब ये तो फिर कंटिन्यू बार बार लगवाते रहना बार पड़ता बार होगा? लगा देते। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब जो आप सर्जरी के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है या रेंज में होती ये है तो रिलेटिव टर्म्स है ना, एक चीज़ आपके लिए कॉस्टली हो सकती है, मेरे लिए कॉस्टली नहीं हो सकती, या डेफिनेटली। एक चीज़ अच्छा। मेरे लिए कॉस्टली हो सकती है, आपके लिए कॉस्टली नहीं हो सकती। ये रिलेटिव टर्म्स है, लेकिन ये इतना ये बता दूं कि एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान में जो भी सर्जरियाँ हो रही हैं वो 1/4 रेट्स पे हो रही हैं। तो वही ठीक है। चीज़ जो अगर आप बाहर कराएंगे तो सपोज 10 रुपए की हो रही तो यहाँ वो 2 रुपए की हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम के लिए? आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जाएं तो कोशिश ये करें कि आप ये देख लें कि जो भी बंदा है या बंदी है वो क्वालिफाइड है। अच्छा। और उसके लिए ये ज़रूर देख लें कि हमारी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स। हमने ये 1996 में फाउंड की थी, उस वक्त 25 मेंबर्स थे और मैं उसमें से 10वां मेंबर था। लेकिन अब तकरीबन 250 प्लास्टिक सर्जन पूरे पाकिस्तान में हो गए हैं। तो जहाँ अच्छा। भी आप जाएं ये देख लें कि वो जो
सर्जन है वो पाकिस्तान एसोसिएशन प्लास्टिक सर्जन का मेंबर है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने आपको अवेयरनेस दी कि होंठ कटे, तालू कटे बच्चों की सर्जरीज कैसे होंगी और प्लास्टिक सर्जरी और यानी कॉस्मेटिक सर्जरी किस तरीके से की जाती है। जिसको भी करवाना हो तो पहले क्वालिफाइड सर्जन के पास जाइए। और सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो परवरदिगार ने हमें ये ज़िंदगी दी है और जो कवानीन कुदरत पर अमल करने का हुक्म दिया है कि वक्त पे सोइए, वक्त पे जागिए, और जो परवरदिगार आलम ने नेमतें अता की हैं, फल सब्जियाँ फ्रूट्स, इनको टाइम से खाइए, अपनी सेहत के मुताबिक खाइए और खुश रहें। क्योंकि जो आप खुश रहते हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको कलर दिया, जो आपको शक्ल दिए, अगर वो स्किन फ्रेश है तो आप वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए किसी के आपने सर्जरीज ही करा के खूबसूरत होना है। क्योंकि जब इंसान नेकियां करता है तो उसकी खूबसूरती भी चेहरे पे दिखती है। जितना आपका दिल खूबसूरत होगा उतनी सेहत अच्छी होगी। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।